So today we'll actually see how to attempt a 12-mark question in P2. So before we do it, we need to read the case study a bit, ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है. तो I'll show you the same case study which I showed you earlier for an 8 marks question as well. वो ये है फोटो फेवरेट्स और ये जून 2016 का पेपर है वेरिएंट 2. तो मैं जल्दी से थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए पढ़ रहा हूँ कि फोटो फेवरेट्स है. FF is a private limited company owned by Dao and Liang. It is profitable and has grown over the last 5 years. Providing excellent customer service is still its main business objective. उसके बाद Dao and Liang are photographers who believe in meeting customers face to face to discuss what photographs the customers want. They specialize in taking photographs for weddings, birthdays, and other celebrations as well as family photographs. Where they have some business customers, but most of their customers are private individuals. As the business has grown, Dao and Liang have employed additional photographers to do some of the work. There are now 8 photographers and 2 part-time office workers who do the administration and accounts. अच्छा, नीचे जो बात लिखी है मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं है, और ये मैं जरूर पढ़ देता हूँ आपको कि न्यू सिटी न्यूज अपेंडिक्स 1 में आई हुई है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT is changing the photography industry. और वो क्या हो रहा है कि you can now receive your wedding photographs using the internet and can print out as many as you want. So you only pay for the services of the photographer at the wedding rather than also paying for each photograph. यानी कि आपको प्रिंट आउट के पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि प्रिंट आउट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती. You can easily see your pictures through the internet, या जो ऐप वो बताएंगे. अच्छा, family and friends can be given a password to view all your photographs, and you can download a program to automatically open these on some mobile cell phones. This makes it much quicker to see photographs from the wedding or other special occasion, other than having to wait several days और वीक्स बिफोर दे आर अवेलेबल टू ऑर्डर, कि वो आपको प्रिंट करके दें, उसमें काफी दिन लग सकते हैं. तो ये टाइम भी बच रहा है और कॉस्ट भी बच रही है. ठीक है, आगे मैं अभी नहीं पढ़ रहा और मैं डायरेक्ट अब स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे जाता हूं, बिकॉज नाउ यू आर फेमिलियर विद द केस स्टडी, या व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन द केस स्टडी, और व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस एज वेल व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड. तो अब हम जाते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन ये है हमारा कि to expand FF needs to attract new customers, right? ठीक हो गया. Consider the following 3 methods of market research. Which method do you think will be most effective in identifying the needs of potential customers? Justify your answers. तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, और उसमें जो उन्होंने ये लिखा हुआ है 3 मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च, वो उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं. पहला है सेकेंडरी रिसर्च ऑन वेडिंग्स, जो कि आपको पता है सेकेंडरी रिसर्च लिखा भी हुआ है. क्वेश्चनर्स गिवन आउट एट वेडिंग ड्रेस शॉप्स, जहाँ से लोग वेडिंग ड्रेसेस बाय करते हैं. और क्वेश्चनर्स चूंकि यूज हो रहा है एज अ टूल टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च, तो ये प्राइमरी रिसर्च बन जाती है. ये चूंकि अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये इससे बेहतर मैं आपको शायद बता पाऊं, तो इसलिए चूंकि और जनरल सा क्वेश्चन है थोड़ा, तो मैंने कहा इसी को हम हैंडल कर लें. अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं. जस्ट अ मिनट. अच्छा, ये नहीं, ये बाद में दिखाता हूँ. जी, उसके बाद हमारे पास तीसरा आ रहा है इंटरव्यूज विद फोटोग्राफर्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि दूसरे इलाकों से भी आप फोटोग्राफर्स के इंटरव्यू या फोटोग्राफर्स के इंटरव्यू ले सकते हैं. ये भी एक प्राइमरी रिसर्च है. आपको वैसे प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च में फर्क पता है? ये बताओ. वैसे अभी हमने पढ़ना है ये. नो सर. कोई बात नहीं, मैं जल्दी से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे. प्राइमरी बेसिकली रिसर्च जो आप करते हैं मार्केट रिसर्च, उसमें आप करते क्या है, यू वांट the data related to a product or your business
so that you can use it to make your business more successful, such as taste of customers, what price they can pay for the service or the product you are offering, what kind of customers buy your product, वगैरह वगैरह. ठीक है. तो अब मार्केट रिसर्च में तो आप डेटा इकट्ठा करते हैं कस्टमर से रिलेटेड, अपने कॉम्पिटिटर से रिलेटेड और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि इसकी सेल्स कितनी है, पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है. बिकॉज यू कैन नॉट सिंपली स्टार्ट योर बिजनेस इन एन एरिया वेयर देयर आर नॉट एनफ पोटेंशियल कस्टमर्स. तो आपको पहले रिसर्च करके देखना है कि वेदर दिस बिजनेस आइडिया इज गोइंग टू वर्क, विल इट गिव यू एनफ प्रॉफिट जो आप डिजायर कर रहे हैं. तो उसके लिए मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ती है. उसमें कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उनके साथ आप compete कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वगैरह वगैरह. तो मार्केट रिसर्च दो तरह की होती है, एक प्राइमरी रिसर्च और एक सेकेंडरी रिसर्च. जो प्राइमरी रिसर्च होती है वो बिजनेस या कंपनीज खुद करती हैं, मतलब दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू फर्स्ट हैंड डेटा, मतलब दे डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल एंड they get information about their product और other products जो उनके competitors sell कर रहे हैं, और उससे उनको आइडिया हो जाता है कि what quality they like, what price they can pay और what kind of product they would like to have. अगर यहाँ पर फर्ज किया कि वेडिंग या बर्थडे के इवेंट को कवर करने का मामला है, तो उसमें भी कि किस किस्म की सेलिब्रेशन करते हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी से करते हैं और हाउ मच दे आर विलिंग टू स्पेंड, तो और सेलिब्रेशन किस किस्म की होनी चाहिए. तो अब इसका मतलब है कि उसी हिसाब से फिर पिक्चर्स भी उन्होंने खींचनी है. अच्छा, तो ये प्राइमरी रिसर्च में आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं विद द पोटेंशियल कस्टमर्स, जबकि सेकेंडरी रिसर्च में आप डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते. उसमें आप क्या करते हैं, यू मेक यूज ऑफ द डेटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल. जैसे कि इंटरनेट पे आपको किसी कोई रिसर्च पड़ी हुई है किसी कंपनी की जो फोटोग्राफी करते हैं, वो आपने उठा ली है, कहीं आपको लाइब्रेरी से कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई है, कोई न्यूज़पेपर से मिल गई है, तो वो इंफॉर्मेशन विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बट इट इज अवेलेबल फॉर यूज, तो आप उसको ईदर बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि इंटरनेट है, मिल जाती है एंड यू कैन मेक यूज ऑफ इट टू सेट अ प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट या टू डिसाइड कि ये सक्सेसफुल होगा आपका बिजनेस, आपको एनफ सेल्स जनरेट करके देगा, प्रॉफिट जनरेट करके देगा कि नहीं देगा, विच यू डिजायर. तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ये फर्क है. सेकेंडरी रिसर्च सेकंड हैंड डेटा होती है, मतलब ये कलेक्ट किसी और ने की है किसी और पर्पस के लिए, अब आप उस इंफॉर्मेशन को खुद इस्तेमाल कर रहे हो अपने फायदे के लिए, आपको अगर लगता है तो. फर्क पता चल गया दोनों में? यस. तो एक तो पहला लिखा हुआ है सेकेंडरी रिसर्च ऑन वेडिंग, तो ऑफ कोर्स ये रिसर्च पहले किसी ने वेडिंग्स पे की होगी, तो आपने वहां से इकट्ठी कर सकते हैं. जैसे इंटरनेट है, बड़ी आसानी से इंटरनेट से रिसर्च आपको मिल सकती है, न्यूज़पेपर से भी शायद आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए. फिर क्वेश्चनर है जिसमें आप क्या करते हैं कि क्वेश्चनर आप समझती हो क्या होते हैं? यस सर. क्वेश्चनर क्या होते हैं कि यू फाइंड अ पीस ऑफ पेपर ऑन व्हिच लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर रिटन. तो some questions are open ended and some questions are close ended. फर्क क्या होता है कि close ended questions are in MCQ form. A question is given and options are given there और आप उस पर टिक करते जाते हैं. और open ended question होते हैं जिसमें आपको question दिया होता है and a space is given where you can write your own answer whatever you think. तो वो आपको दिए जाते हैं and people fill it up and they give it back to the person who is conducting that market research. तो question है के थ्रू आप लोगों की रिस्पांस लेते हैं और उसको फिर कलेक्ट करके उसको इंटरप्रेट करते हैं कि क्या रिजल्ट आया. तो क्वेश्चनर ये अब कंपनीज खुद कर सकती हैं, इसलिए ये प्राइमरी रिसर्च मानी जाएगी क्योंकि आप डायरेक्टली फील्ड में जाकर फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको इसीलिए प्राइमरी रिसर्च को फील्ड रिसर्च भी बोला जाता है. तीसरी हमारे पास इंटरव्यू है कि यू कैन आस्क पीपल डायरेक्टली बाय हैविंग एन इंटरव्यू, और उनसे आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन कर सकते हैं जो आपको लगता है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं फोटोग्राफी के हवाले से, इवेंट्स को कवर करने के हवाले से. तो ये भी चूंकि डायरेक्ट आपकी इंटरेक्शन हो रही है, आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये भी प्राइमरी रिसर्च में ही आ जाती है. ऑल्दो दोनों में जरा फर्क है, क्वेश्चनर जरा रिटन फॉर्म में होते हैं और इंटरव्यू जो है वो वर्बली आप पूछ रहे होते हैं. गॉट इट सकीना? यस.
तो ऑल राइट, तो ये 3 मेथड दिए हुए हैं मार्केट रिसर्च के, और एंड पे यूजुअली 12 नंबर में आपको कंक्लूजन दिया होता है। अब आपने याद रखना है, समटाइम्स ये होता है कि इसके कितने सेगमेंट हैं 12 नंबर के क्वेश्चन के। एक सेगमेंट ये है सेकेंडरी रिसर्च वाला, दूसरा क्वेश्चनर वाला, तीसरा इंटरव्यू वाला, और चौथा कंक्लूजन वाला। तो अगर देखा जाए तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो हर सेगमेंट के जो नंबर बनते हैं वो तकरीबन 3 बनते हैं, तो 3 into 4 12 बन जाते हैं। अच्छा, समटाइम ये होता है कि आपको ये 4 सेगमेंट्स हैं तो वो 3 सेगमेंट दे देते हैं, मतलब एक स्किप भी कर सकते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन में। मतलब सेकेंडरी रिसर्च हटा दिया, क्वेश्चनर और इंटरव्यू है और उसके बाद कंक्लूजन है, तो उस सूरत में आपको स्पेस वो ज्यादा दे देंगे, और उसमें फिर एक जो सेगमेंट है उसके 4 नंबर हो जाएंगे बजाय के 3 नंबर हो, तो 4 into 3 12 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? Yes. ऑल राइट, तो अब ये तो हमें समझ आ गई है। तो अब हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है, याद रखना है 12 नंबर का क्वेश्चन जो P2 में आता है, इसमें हमेशा यू विल ऑलवेज फाइंड दिस कमांड वर्ड कंसिडर। तो जब भी आपको कंसिडर का वर्ड आ जाए, इट मीन दैट यू हैव टू टॉक अबाउट इट, द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एवरी ऑप्शन। प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एवरी ऑप्शन, कंसिडर का मतलब ये है, यानी कि वो आपको समटाइम्स वो कह देते हैं कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, समटाइम नहीं कहते, कोई बात नहीं, कंसिडर का वर्ड तो आ गया ना, स्टिल इट इज बेटर टू गिव बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर। तो आपको दोनों, यानी कि आप क्या करेंगे इसके अंदर कि आप एक इसमें एडवांटेज लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि एनालाइज करेंगे, फिर एक डिसएडवांटेज लिखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। पहला ऑप्शन खत्म हो गया। फिर दूसरे में भी इसी तरह एडवांटेज और डिसएडवांटेज, थर्ड में भी ऐसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बट रिमेंबर कि खाली एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना इज नॉट सफिशिएंट। व्हाई? क्योंकि 12 मार्क के क्वेश्चन में देयर आर ओनली 2 मार्क्स फॉर नॉलेज। रिमेंबर, ओनली 2 मार्क्स फॉर नॉलेज। तो अगर आप सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिस्ट करती जा रही हो, तो यू विल ओनली गेट, चाहे आपने 3 एडवांटेज और 3 डिसएडवांटेज लिख दिए हैं, हर एक का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज लिख दिया है, स्टिल यू विल गेट 2 मार्क्स, क्योंकि जो मैक्सिमम नॉलेज जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके नंबर ही 2 हैं। तो इसका मतलब है योर फोकस हैज टू बी ऑन डेवलपिंग योर पॉइंट स्पेशली, राइट, और एप्लीकेशन को भी यूज करना है, क्योंकि 12 मार्क के क्वेश्चन में एप्लीकेशन के टोटल 2 नंबर। तो इमेजिन कर लो, 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं और 2 नंबर नॉलेज के हैं, तो 4 नंबर तो चले गए, बाकी 8 नंबर जो हैं वो आपके पॉइंट्स को डेवलप करने के हैं, प्लस उसी में आपकी एवेल्यूशन भी है। तो एवेल्यूशन आपकी 4 नंबर की डेफिनेटली है, 8 नंबर है, तो आप इमेजिन कर लो कि 4 नंबर एनालिसिस के ले लो और 4 एवेल्यूशन के। एवेल्यूशन कहाँ करनी है, याद रखिए, एवेल्यूशन एंड पे, यानी कि आपने कहीं पर भी ये नहीं कहना 12 नंबर के क्वेश्चन में कि सेकेंडरी रिसर्च ज्यादा अच्छी है क्वेश्चनर से या गंदी है क्वेश्चनर से। नो, यू आर नॉट सपोज टू मेक जजमेंट्स। आपको सिर्फ क्या करना है, फायदा नुकसान वेल डेवलप्ड इन कॉन्टेक्स्ट। सब में आपने, वैसे तो आपने किसी भी 2 जगह कर दिया तो 2 नंबर एप्लीकेशन के मिल गए, वो आपको पूरे हो गए। लेकिन मैं बच्चों को कहता हूँ कि कहीं आप भूल ना जाओ, तो अगर हर जगह आप एप्लीकेशन एक डाल सको तो दैट इज फार बेटर, हर सेगमेंट में। तो उसके बाद कंक्लूजन जब आता है, तो यहाँ यू आर सपोज टू मेक द जजमेंट, रिकमेंडेशन कि इन तीनों में से ऑप्शन कौन सा अच्छा है, और कहीं नहीं लिखना, क्योंकि 12 मार्क के क्वेश्चन में वो आपको सेपरेट स्पेस देते हैं इवेल्यूशन के लिए। अच्छा, कंक्लूजन में क्या करना है कि जब आप उसमें करेंगे कि इन माय ओपिनियन या आई रिकमेंड या अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो आप करेंगे दिखाने के लिए कि आई एम इनटू वैल्यूएशन। लेकिन याद रखें, इसमें आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक, व्हेन यू आर लेट्स से रिकमेंडिंग सम ऑप्शन, जैसे आप कहते हो कि सेकेंडरी रिसर्च ऑन वेडिंग जो है वो ज्यादा अच्छी है, आपने लिख दिया, यहाँ पर लिखा, और आपने उसका रीजन दिया कि ये वजह है, इस वजह से मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रही हूँ। यानी कि when you are accepting an option you have to give a reason of acceptance, a logical reason, but it's not sufficient to get maximum marks. अब जो ऑप्शन आपने रिजेक्ट किए हैं, you have to give the reason for rejection as well. ये एक थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट आ गया कि जिनको रिजेक्ट किया उनके बारे में भी बताना है कि उनको रिजेक्ट क्यों किया। अब ये डिफिकल्ट पार्ट है। इसका आसान तरीका ये है, सबसे आसान वो ये है कि आप ऐसा ऑप्शन चूज करें जिसमें ऐसा एडवांटेज हो जो कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट भी हो और वो बाकी दोनों में अवेलेबल ना हो।
तो कहते हैं एक ही तीर से दो शिकार, तो इसमें तो एक तीर से आप 3 शिकार कर सकते हैं, या 2 शिकार ही आप कह लें कि आपने एक तीर चलाया, मतलब एडवांटेज बताया और बताया कि इससे ये फायदा इस बिजनेस को हो सकता है और ये फायदा चूंकि बाकी दोनों में नहीं है, इसीलिए मैं इसको इन बाकी दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट करता हूं। अच्छा, अगर आपको लेट से नहीं कोई ऐसा कॉमन पॉइंट मिल रहा कि जिस पॉइंट से आप अपने ऑप्शन को एक्सेप्ट भी कर लें और बाकी दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट भी कर लें, आपको नहीं मिल रहा लेट से, तो फिर क्या करते हैं कि फिर ऐसे करते हैं कि जब आप जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके 2 एडवांटेज बता दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप 2 एडवांटेज बताने थे, एक एडवांटेज से आप एक ऑप्शन को रिजेक्ट करें कि इसमें ये वाला एडवांटेज नहीं है, और दूसरे वाले ऑप्शन को आप दूसरे एडवांटेज से रिजेक्ट कर दें कि इसमें ये वाला एडवांटेज नहीं है और इसमें दोनों है, तो चूंकि दोनों में एक एक एडवांटेज मिसिंग है, इसलिए मैं रिजेक्ट करती हूँ बाकी दोनों ऑप्शंस को। लेकिन सबसे पहले आसान जो तरीका है वो यही है, फाइंड अ कॉमन पॉइंट विच विल हेल्प यू टू give a reason for the acceptance of your option, and it also gives the reason, logical reasoning for the rejection of the other two option as well. ये सबसे बेहतर है। ना मिले तो फिर आपने दूसरे ऑप्शन पे जाना है कि आप 2 एडवांटेज बताने के बाद आगे बाकी दोनों को रिजेक्ट करें बारी बारी डिफरेंट पॉइंट से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई क्वेश्चन है? नो सर। हाँ, अभी आपको क्लैरिटी थोड़ी कम होगी, जब मैं आपको अपना मॉडल आंसर दिखाऊंगा तो वो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन मुझे पहले आपको ये बात बतानी थी ताकि हम फिर जब आंसर देखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, और जिस बच्चे ने 12 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया तो उसका ग्रेड बहुत अच्छे आने के चांसेस हैं, क्योंकि 12 नंबर बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं टू गेट अ गुड ग्रेड। अच्छा, और कोशिश करें इसमें भी कॉन्टेक्स्ट आप डाल दें ताकि कहीं आपकी एप्लीकेशन जो है वो मिस ना हो। दो एप्लीकेशन के सिर्फ 2 ही मार्क्स होते हैं। अच्छा, तो कंक्लूजन आपने यहाँ पर भी दे दिया, अब हम बता दिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया हमने, यही वाला। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम आगे जी, ये हमारे पास वही क्वेश्चन है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। To expand, FF needs to attract new customers. Consider the following 3 methods of market research. Which method do you think will be most effective in identifying the needs of potential customers? Justify your answer. कौन सा जो ऑप्शन है वो पोटेंशियल की नीड्स को हाईलाइट करने में, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको बेस्ट तरीके से मीट कर पाता है? अच्छा, अब पहला ऑप्शन देखिए मैंने जो लिखा है, सेकेंडरी रिसर्च ऑन वेडिंग्स। मैंने क्या लिखा जी? It is a cheaper method of collecting information. तो ये क्या है भला? ये मैंने कौन सा क्या शो किया है, किसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, कौन सा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव मीट किया है? नॉलेज। नॉलेज, वेरी गुड। तो ये 1 नंबर तो मिलता है मुझे यहाँ पे। अच्छा, विच वुड हेल्प एफएफ टू रिमेन प्रॉफिटेबल as wage cost might also rise due to rise in minimum wage. अच्छा, अब क्या ये चीपर है? और मैंने लिखा कि चीपर, आगे मैंने रीजन दिया कि चीपर क्यों जरूरी है। अच्छा, 2 तरीके हैं एनालिसिस के, एक चीपर क्यों है वो भी एनालिसिस माना जा सकता है, या एक चीपर होने से फायदा क्या होने वाला है, ये ज्यादा बेटर लग रहा है बिजनेस को। तो मैंने बताया कि एफएफ जो है वो, ये मैंने बोल्ड पता क्यों किया प्रॉफिटेबल? नहीं पता? नो नो सर। क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है केस में कि एफएफ जो है वो इज स्टिल प्रॉफिटेबल। तो मैंने उसको एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया कि कॉस्ट अगर कम लगेगी, ऐसा मेथड इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो एफएफ स्टिल प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि बावजूद इसके कि वेज कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने राइज इन मिनिमम वेज कर दी है। और मैं आपको दिखाता हूं, मैं यही बात जो मैंने आपको नहीं दिखाई मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है जी यहाँ पर, ये आप गौर करो, ये वाला ऐसा, यहाँ पे आप गौर करो, ये गवर्नमेंट ने ये क्या लिखा है, द मिनिमम वेज इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो ये मिनिमम वेज कौन बढ़ाता है? गवर्नमेंट बढ़ाती है, आपको पता ही है कि इससे कम नहीं दे सकते। तो अगर मिनिमम वेज बढ़ गई है तो जो वेज कॉस्ट है वो भी क्या होती है? वेज कॉस्ट को क्या होता है? इंक्रीज। वो भी बढ़ जाती है, तो उससे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो सकता है।
ठीक है, तो मैंने इसको यूज किया एज एन एप्लीकेशन जो मैंने शायद नहीं पढ़ा था केस के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके अलावा वो प्रॉफिटेबल भी है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखो ये लिखा है, इट इज प्रॉफिटेबल एंड हैज ग्रोन ओवर द लास्ट 5 years। तो मैंने जानकर दो डिफरेंट प्लेसेस से कॉन्टेक्ट उठाया है ताकि आप किसी भी किसी को भी यूज कर सकते हैं एज एन एप्लीकेशन। तो अब मैंने तो अब आप देख लो, एक ये कि प्रॉफिटेबल रहने में हेल्प मिलेगी क्योंकि वो पहले प्रॉफिटेबल है, और चूंकि वेज कॉस्ट बढ़ने लगी है क्योंकि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज बढ़ा दी है, तो अगर आप चीपर मेथड इस्तेमाल करेंगे तो आप बिजनेस को फायदा होगा और वो प्रॉफिटेबल रहेगा। गॉट इट? Yes. अब इसमें मैंने नॉलेज भी शो कर दी, एप्लीकेशन भी शो कर दी, और बिट ऑफ एनालिसिस भी आ गया। एनालिसिस बहुत लंबा चौड़ा नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास सेगमेंट्स है और हमें पता है कि हमें हर सेगमेंट के सिर्फ 3 ही नंबर है, तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना डेवलपमेंट को, थोड़ी करके छोड़ देनी है क्योंकि स्पेस फिर कम पड़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 4 सेगमेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हर सेगमेंट में 3 नंबर आ रहे हैं तो हर सेगमेंट के 6 ही आपको लाइंस दी जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर 5 लाइंस कंज्यूम की हुई हैं, लेकिन ये टाइप्ड है। जब आप हैंड रिटन लिखोगी तो उसमें आपकी ज्यादा लाइंस ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाएंगी, 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे हाउएवर कह के मैं दूसरी साइड पे जा रहा हूँ। हाउएवर इट मे नॉट बी अप टू डेट and trends at weddings might have changed and decision taken on that basis may backfire। मैंने क्या किया कि वो जो सेकेंडरी रिसर्च पड़ी हुई है किसी ने कलेक्ट की है, तो एक डिसएडवांटेज बनता है सेकेंडरी रिसर्च का कि पता नहीं वो किसी ने कब इकट्ठी की है, वो 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, और उस वक्त कुछ जो ट्रेडिशन था वेडिंग्स का वो डिफरेंट था, कस्टम डिफरेंट थे, द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इवेंट्स वो डिफरेंट था। तो अगर वो उसकी बेस पे डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि उनके जो फोटोग्राफी है जो वो करेंगे वो शायद कस्टमर्स को पसंद ना आए, और मोर they fail to attract more customers। समझ आ रही बात की? Yes. अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो इसमें मैंने वेडिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने इसको बोल्ड नहीं किया, ये एप्लीकेशन नहीं है। क्यों भला? सर क्योंकि उनने क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किया हुआ है। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, बहुत जबरदस्त आपने याद रखा हुआ। अगर ये क्वेश्चन में ना लिखा होता तो यस इट कुड बी एन एप्लीकेशन, तो ये नहीं है। लेकिन हमने चूंकि एप्लीकेशन पहले इस्तेमाल कर दी हुई है तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम इस सेगमेंट में एक और जगह भी इस्तेमाल करें। एक नंबर हमें एप्लीकेशन का मिल गया, फाइन। अच्छा, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चनेयर्स के ऊपर कि क्वेश्चनेयर्स गिवन आउट एट वेडिंग ड्रेस शॉप्स। अच्छा, अब देखें, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विल बी अप टू डेट। ये क्या है? नॉलेज अगेन मैंने शो की है। अच्छा, अब मैंने आगे कहा क्यों अप टू डेट है? क्योंकि एज फर्स्ट हैंड नॉलेज इज ऑब्टेन्ड एंड हेंस, अच्छा क्योंकि वो उसमें आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है इसलिए वो अप टू डेट होती है, फ्रेश इंफॉर्मेशन होती है। तो मैंने डेवलपमेंट कर दी है, लेकिन मैं फर्दर बता रहा हूं, एंड हेंस एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, और ये इसकी एप्लीकेशन है। समझ आ गई? मैंने इसलिए डेवलपमेंट को एक्सटेंड किया ताकि मैं एप्लीकेशन डाल सकूं, वरना जहां पर एंड से पहले मेरा एनालिसिस पूरा हो चुका था, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया ताकि मैं एप्लीकेशन को डाल सकूं, वो जरूरी थी। तो ये समझ आ रही है बात की आपको? Yes. और आपको पता है कि ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि उनका ऑब्जेक्टिव एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस है, तो मैंने उसी को यूज करके अपनी डेवलपमेंट में यूज कर लिया। अच्छा, फिर आगे उसकी दूसरी साइड, however people may not be serious in filling questionnaires as they might be busy shopping। क्योंकि वो शॉप्स पे जाके ले रहे हैं ना, तो आप वो शॉपिंग कर रहे हो, कह रहे हैं यार क्या क्वेश्चन फिल करें फॉर द ओकेजन, तो अगर वो मे नॉट बी सीरियस हैं तो वो, और क्योंकि वो बिजी होंगे और वो जवाब नहीं देंगे। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, लेकिन ये आपने देखना है वैसे इतनी डेवलपमेंट काफी है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक सेगमेंट के 3 ही नंबर है, तो आपको टू मच एक्सटेंशन नहीं करनी। लेकिन अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख जरूर सकता हूँ कि यहाँ पे एज अ रिजल्ट आपको दिखाने के लिए, एज अ रिजल्ट ट्रू ओपिनियन ऑफ द पीपल माइट नॉट बी नोन। सही हो गया? सही ना? ठीक है ना? Yes.
तो उससे आगे भी अगर चाहते तो और भी लिख सकता हूँ, लेकिन वही आपने स्पेस देख के डेवलपमेंट करनी है, आपको बताना चाह रहा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए। तो माइट बी अननोन, might be might not be known, leading to poor quality of service, right? खत्म। ये अब आपके ऊपर है कि आपकी स्पेस पूरी हो गई है नहीं हुई, वरना डेवलपमेंट करने को यहां तक लेके जाया जा सकता था। अच्छा आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नो। ऑल राइट, फिर आ गया इंटरव्यूज विद फोटोग्राफर्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब अगर आप पंजाब में हैं तो आप सिंध से या बलूचिस्तान से या केपी से, वहां से आप फोटोग्राफर से इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, अब उसमें पहला फायदा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू कवर इवेंट्स कैन बी कलेक्टेड। मैंने पहले ये लिखा तो ये नॉलेज है। अच्छा, डिटेल इंफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि इंटरव्यू में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, क्योंकि वर्बल है, ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं कम से कम टाइम में। अच्छा, और मैंने आगे उसको डेवलप किया है कि क्यों, एज फोटोग्राफर्स माइट शेयर देयर एक्सपीरियंस, यानी कि वो ऑलरेडी फोटोग्राफर है, तो इसलिए वो बता सकते हैं कि हम अपने इवेंट्स को कैसे कवर करते हैं और कौन सा जो तरीका है इवेंट्स कवर करने का, चाहे वो बर्थडे हो, वेडिंग हो, वो ज्यादा सक्सेसफुल है या विल बी मोर लाइक बाय द कस्टमर्स। तो एक तो ये पता चल जाता है ज्यादा डिटेल से आपको, यू विल बी नोइंग एवरी बिट ऑफ इट, दैट व्हाट कस्टमर्स वुड लाइक अबाउट इट, about your service. फिर however opposite side it may not be useful as trend might be different than trends in the area where FF operates. Yes, क्योंकि कल्चर में वेरी, आपको पता है बलूचिस्तान का कल्चर डिफरेंट है, सिंध का डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है, तो वहां से आपको पता चला, लेकिन वहां पर शायद जो वेडिंग्स हैं या बर्थडेज हैं वो एंटायरली डिफरेंट वे में सेलिब्रेट की जाती हों, यहाँ पर और तरीके से सेलिब्रेट की जाती हों, तो अगेन इट माइट नॉट वर्क। तो वे सो डिफरेंट, तो इससे क्या होगा, दोबारा मैं आगे और लिख सकता हूँ, एज रिजल्ट it might not work to satisfy customers in the area where FF operates. अच्छा, एक बात और, ये FF बार बार लिखने से या एक दफा लिखें, दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन, क्योंकि आपको बताया था कंपनीज नेम, ओनर्स नेम, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन। तो फिर भी मैंने वैसे ही लिखा है ताकि पता चले मैं किसको रिफर कर रहा हूँ। तो एज अ रिजल्ट इट माइट नॉट वर्क टू सेटिस्फाई कस्टमर्स इन द एरिया वेयर FF ऑपरेट्स। और भी डेवलप किया जा सकता है, लेकिन हमने स्पेस देखनी है कि उससे लीडिंग टू पुअर सेल्स एंड प्रॉफिट। सकीना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? यस सर। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन है कहीं? कहीं नजर आ रहा है आपको एप्लीकेशन है कहीं यहाँ? नो सर। नहीं है, तो हम एप्लीकेशन वही डाल सकते हैं, जैसे हाउ टू कवर इवेंट्स सच एज बर्थडे पार्टीज। अब ऑटोमेटिकली हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, क्योंकि बर्थडे पार्टीज का क्वेश्चन में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। वेडिंग्स का था, ड्रेस शॉप्स का था, बर्थडे पार्टीज का नहीं था, लेकिन ये जो है वो आपके केस के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। और वो कहां पर है? वो है ये, सकीना, राइट? यस सर। ऑल राइट। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने अपने अब क्या किया कि सारे ऑप्शंस को कवर कर लिया, फायदा नुकसान बता के, एंड वी मेड